अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में मोहम्मद मालिक। आज तो सारा दिन आप देखते रहे होंगे जो वीडियोस चल रही थी, कवरेज चल रही थी। नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। उनकी जो प्रोटेक्टिव बेल है वो अब 26 तारीख तक बढ़ा दी गई है। लेकिन इंटरेस्टिंगली नैब का रवैया बड़ा ही ज़बरदस्त था ना, वो इंटरेस्टेड हैं अरेस्ट करने में। और जैसे गुल हसन साहब ने भी 2-3 बारी पूछा, उन्होंने कहा आप केसेस चलाने में इंटरेस्टेड हैं नहीं हैं, क्लियर रिपोर्ट लेके आएँ। लेकिन जो बातें चल रही थी, लग ये रहा है कि जैसे एक चीज़ तय थी। और पाकिस्तान में दो चीज़ों बड़ी आसान है अंदाज़ा लगाना। एक, आप वक्त से पहले कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अदालतों के फैसले क्या होंगे, और एक, आप वक्त से पहले काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्शन के बाद क्या होगा। अदालतों में जो हो रहा है वो तो आपने देख लिया आज में, लेकिन मैं आपको इलेक्शन के बाद की भी कुछ बड़ी ख़ास कुछ बातें बताऊँगा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन अब एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही है कि रास्ते में अगर कोई कानूनी मुश्किलात थी नवाज शरीफ साहब के वापस आके क्लियर होने में, जेल जाने में, तो तमाम ख़तरात ख़त्म हो गए हैं। क्लियर रोड मैप नज़र आ रहा है कि ये केस भी जो है प्रोटेक्टिव बेल तो आ गई है, अब इसके बाद सेंटेंस सस्पेंशन भी हो जाएगा। और तो और पंजाब गवर्नमेंट ने भी अदालत को लिख के भेज दिया कि सेक्शन 401 जो CRPC का है उसके तहत उन्होंने भी मुअत्तली कर दी है जो उनका सेंटेंस था सब कुछ। सब कुछ बड़ी जल्दी से चीज़ें हो रही हैं। शायद कानून में ऐसे ही होता होगा, लोग शायद ऐसी बातें करते हैं कि जी कोई डील थी या नहीं थी, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर कि 38% लोगों का ख्याल है कि डील थी, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं मुआवजा भी हो सकता है। दूसरी तरफ प्रेडिक्टेबल है, जो इमरान खान का है वो भी प्रेडिक्टेबल है। उनकी इंडाइटमेंट भी हो गई है। परवेज़ इलाही साहब की 21 नवंबर की डेट आ गई है इंडाइटमेंट की उनकी अपने केस के अंदर। आज काफ़ी बहस हुई अदालत में उनके, तो उनके वकील सलमान अकरम राजा साहब ये कहते रहे कि जी हम सिक्योरिटी नहीं मांग रहे, हमें ख़तरा नहीं है, ले जाएं हमें अदालत के अंदर। तो वहाँ पे भी कोर्ट और गवर्नमेंट को बहुत फिक्र है कि नहीं नहीं अदालत में ख़तरा हो सकता है, बाहर तो जेल ट्रायल होना चाहिए। ये दो चीज़ें हम इंटरेस्टिंग देख रहे हैं। ये हो क्या रहा है? क्या जो PTI क्लेम करती थी या उनके दावे थे कि जी कोई लंदन प्लान बना, क्या ये लंदन प्लान इंप्लीमेंट हो रहा है या वो फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन थी? यहाँ पे दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। जब एवन फील्ड का हुआ, अल अज़ीज़िया का हुआ, तो मुझे याद है उस ज़माने में प्रोसिक्यूशन पूछती थी कि जी इतने $1 मिलियन की स्टील मिलें लगी, फलाना लगा, ये पैसे कहाँ से आए? लेकिन उनका सज़ा मियाँ साहब को हुई थी दूसरे केस में कि इन्होंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तो वो सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चली गई। क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या होने जा रहा है, इसको कोशिश करेंगे कि आज हम एनालाइज करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्विकली एक चीज़ ज़रूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम कौन से दो पाकिस्तान में रह रहे हैं। एक पाकिस्तान है जिसमें सिर्फ पावरफुल लोगों के मसाइल डिस्कस हो रहे हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो इमरान खान साहब हैं, चाहे वो सिविल मिलिट्री रिलेशंस हैं। और एक दूसरा पाकिस्तान भी, और दूसरे पाकिस्तान में आज क्या हुआ है? महंगाई इंतहा पे है। गैस जो है आम घरेलू सार्फिन के लिए 172% बढ़ा दी गई है। और तो और जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी थी, इसमें बहुत गरीब लोग थे जिसको महीने का मीटर का बिल 10 रुपये होता था, वो गैस चलाए या ना चलाए, उसको 400 रुपये कर दिया हुआ है। और जो नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी है उसमें 2000 मिनिमम कर दिया। ये दूसरी तरफ चल रही है। फिर एक रिपोर्ट आई है अभी यूरोपियन यूनियन की टैक्स ऑब्जर्वेटरी उनकी एक है, और इनके तकरीबन 100 से ज़्यादा रिसर्चर्स हैं जो पूरी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, मिनिस्ट्रीज के साथ काम करके ये रिपोर्ट निकालते हैं। इट्स अ वेरी वेरी क्रेडिबल रिपोर्ट। उसमें आज ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट कल उनकी निकली है, ज़रा उसमें सुन लीजिए पाकिस्तान कहाँ पे है। पाकिस्तानिया को उन्होंने बताया है कि 19.2 अरब डॉलर के ऑफशोर एसेट्स हैं, मुल्क से बाहर एसेट्स हैं, यानी कि 19 अरब डॉलर से ज़्यादा। ये हमारे नेशनल रिजर्व से ज़्यादा है बाय द वे। इसमें 8 बिलियन के करीब तो कैश में है, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, इन्वेस्टमेंट्स में, और तकरीबन 11.25 अरब डॉलर रियल एस्टेट के अंदर हैं। और वो जो रियल एस्टेट है उसमें तकरीबन दुबई में $10 बिलियन, लंदन में 774 करोड़ डॉलर्स, सिंगापुर में कोई $12 मिलियन, पेरिस में कोई 18 मिलियन डॉलर, इस तरह करके ब्रेकअप है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बड़ी अच्छी है, जो कैश वगैरह के डिपॉजिट थे टैक्स हेवन्स में जो पैसे रखे हुए थे, स्विट्ज़रलैंड में 2007 में इनकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों के 19 अरब रुपए पड़े थे। 2016 में ये सिर्फ 2 बिलियन रह गए। ये आपको याद है 2016 में ये निकला था पनामा का केस, और उसमें 400 के करीब लोगों के नाम भी आए थे।
और मीडिया चीखता रहा कि उनकी रिपोर्ट्स मांगें, पाकिस्तान में किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। उसमें बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जज, जर्नैल, आम आदमी, हर किस्म के लोग थे। $19 बिलियन पड़ा हुआ था स्विट्ज़रलैंड के अंदर, जो 2016 में सिर्फ 2 बिलियन रह गया। आज इस रिपोर्ट के मुताबिक 1 बिलियन रह गया। सब निकूल के ले गए। तो ये है पाकिस्तान के असल पैसा, जहाँ आम आदमी, और आम आदमी का हाल क्या है इस वक्त पाकिस्तान में। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर आपकी 25 करोड़ की आबादी है तो उसमें से करीबन 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको तीसरे वक्त की रोटी गारंटीड नहीं है, जो पावर्टी के अंदर रह रहे हैं, बिलो पावर्टी लाइन रह रहे हैं, यानी कि गरीब से गरीब टीम। 10 करोड़ तो वो है, इसमें अभी गरीब नहीं है, इसमें अभी लोअर मिडिल क्लास की मैं बात नहीं कर रहा, सफ़ेद पोश भी नहीं है, मैं गरीब से गरीब तरीन। तो एक तरफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये हैं, दूसरी तरफ, और कानून में 1.8 बिलियन के करीब, तकरीबन 18 लाख के करीब मुकदमात पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं बड़े लोगों के मुकदमात भी होते हैं, बेल्स भी होती हैं, और सब कुछ चलता है। ये हैं 2 पाकिस्तान जिनकी हम बात कर रहे हैं, और इसी पे आज बात भी करेंगे। मुझे ज्वाइन किया हुआ है मोहसिन बेग साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका। मज़हर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया हुआ है कराची से, अगेन थैंक यू वेरी मच। और सलमान अकरम राजा साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, सीनियर लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं सलमान ज़रा आपसे 2-3 क्विकली बातें ज़रा पूछना चाहता हूँ, ताकि ये लीगल इश्यूज़ हम साइड पे कर लें। एक तो हमें समझाएं कि आज ये हुआ क्या है, अब स्टेटस क्या है। क्या उनकी प्रोटेक्टिव बेल तो बढ़ गई, और जो नैब का रवैया है, और जिस पे वो जस्टिस वन ऑफ द जजेस उन्होंने ये भी कहा कि गुल हसन औरंगज़ेब ने कि मैं 5 साल पहले आया था तो रेफरेंसेस की बात और थी, आज आया हूँ तो नैब का रवैया कुछ और है, क्लैरिटी नहीं है। अब क्या मियाँ साहब, अब इज ही क्लियर, अब बस रस्मी कार्रवाई रह गई है अब उनकी इन तमाम मामलात में? देखिए, मुझे मोहताती बात करनी चाहिए, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है, आपके सामने है। पिछले 16-18 माह भी तो यही हुआ ना, मुख्तलिफ मुकदमात में, चाहे वो FIA हो, चाहे नैब हो, अदालत में आके उन्होंने यही कहा कि हम मुकदमे को नहीं चलाना चाहते, या हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है, या हम इस बात से इत्तफाक करते हैं कि ट्रायल ठीक नहीं हुई। और 20 लोग जो थे, एक सियासी रुझान वाले, वो उनके मुकदमात ख़त्म हो गए। तो अब आगे भी बज़ाहिर तो ऐसा ही होता नज़र आ रहा है, जिस तरह नैब ने पहले सूरत दिखाई, प्रोटेक्टिव बेल के वक्त आके अपनी रजामंदी का इजहार किया। आज भी अगर वो अदालत में आए और उनका रवैया ऐसा था कि एक जज साहब को उस बारे में तबसरा करना पड़ा, तो बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। और जो निगरान हुकूमत है उसने एक इख्तियार जो कानून में राज के ज़माने से है, अंग्रेज़ के ज़माने से है, कि सरकार किसी को भी चाहे उसका कितना भी घिनौना जुर्म क्यों ना हो, उसको माफ़ कर सकती है, उसकी जो सज़ा है उसको रिमिट या सस्पेंड कर सकती है। उस ताकत का इस्तेमाल किया जो बहुत ही शाज़ व नादिर इस्तेमाल होती है, लेकिन बहरहाल वो ताकत इस्तेमाल की निगरान काबीना ने, और उनकी जो सज़ा थी उसको मुअत्तल कर दिया। उसके बाद तो उनको अदालत से उस मुकदमे की हद तक किसी ऑर्डर की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सज़ा मुअत्तल है। अब नज़र यही आता है कि सियासी सरगर्मी भी वो कर सकेंगे, अदालतों में भी उन्हें किसी ख़ास मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये बहुत दफ़ा हुआ है हमारे माजी में, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। अब ये है कि मीडिया ज़्यादा मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, इस पर तबसरा हो रहा है, इस पर ज़ाहिर है कि ये बात अब छुपी नहीं रह रही। और अगर किसी को निदामत है तो मुझे नहीं पता उस निदामत का वो क्या करेंगे, लेकिन बहरहाल ये सब कुछ दिन दहाड़े हमारे सामने हो रहा है और हो जाएगा। तो अब ये नहीं, आपने कहा ये पहले भी होता रहा है, तो फिर इसमें सबसे बड़ा ब्लेम किस पे है? नैब पे है? क्योंकि हम तो क्योंकि अदालत को देखते हैं तो हम तो ज़्यादा क्रिटिसिज्म हमारा अदालत पे जाता है। मुझे केस याद है जिसमें बिजी हुए हैं कि उसमें प्रोसिक्यूशन ने जब आके ये कहा था कोर्ट में कि जी हमने इनकम बियॉन्ड एसेट्स को का मुकदमा बना दिया, इनकम एस्टैब्लिश ही नहीं की कि उनकी कमाई क्या थी और क्या, तो इसलिए कैसे उसमें मुकदमा बन गया। अब ये नवाज शरीफ साहब का जो वो असल बातें थी कि आपने जो कारखाने लगाए या प्रॉपर्टी ख़रीदी उसके पैसे कहाँ से आए, वो पसे पुश चला गया। और ये मामला था कि जी बेटे से तनख्वाह लेने के मामले में अगर कर दिया, तो फिर इसमें सबसे बड़ा मकअप किसका है? नैब का है या सुप्रीम कोर्ट के बेंच का था जो 184(3) में कर रहा था? असल नालायकी किसकी है फिर?
ये देखिए, दो मुख्तलिफ बातें हैं। जहाँ तक बेटे से तनख्वाह ना लेने का मामला था और उस पर नाअहली थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट में हुआ और उसका कोई ताल्लुक असासों वाले मुकदमात से नहीं था। वो तो वापस भेज दिए गए थे एहतसाब अदालत में। अगरचे चर्चा उनका सुप्रीम कोर्ट में बहुत हुआ, लेकिन उन मुकदमात को एहतसाब अदालत के सुपुर्द किया गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, अब हम सब मानते हैं कि वो एक अच्छा फैसला नहीं था। बेटे से तनख्वाह लेने पर हयात नाअहली जो है वो कोई माकूल बात नज़र नहीं आती, इसलिए वो अपनी जगह बात है। लेकिन जो एहतसाब के मुकदमात थे उनको अपने शवाहिद की बुनियाद पर देखना होगा। उस वक्त मुकदमा तो यही बना कि ये जो असासे हासिल किए गए हैं, स्टील प्लांट हो या फ्लैट हो, उनके लिए जो रकम थी वो कहाँ से आई, उसका हिसाब दिया जाए। और कानून हमारा यही था, ये जो नैब अमेंडमेंट्स हैं इससे पहले, कि जिसके पास असासे हों और अगर वो किसी अवामी ओहदे पे रहा है, किसी रियासती ओहदे पे रहा है, तो उसको साबित करना होता है कि उसके या उसके बच्चों के जो असासे हैं वो सही तरीके से हासिल किए गए हैं। बारे सबूत उस पे होता था या है अभी भी। तो ये मुकदमे चले। अब इन मुकदमात का क्या नतीजा होगा? कन्विक्शन तो हो चुकी है, ट्रायल कोर्ट ने तो सज़ा दे दी है। अपील में क्या ये बिल्कुल पलट जाएगा? क्या ऐसे शवाहिद सामने आ जाएंगे जिनसे नसासों की जो मनी ट्रेल है या जो ज़राए हैं वो सामने आ जाएंगे? मुझे नहीं पता, मैं मज़ीद तबसरा नहीं करूँगा। तो जो आपका सवाल है, इसमें यकीनन एक कलीदी जो किरदार है या कलीदी जो रोल है वो हमारी प्रोसिक्यूशन का हुआ करता है। वो FIA हो, वो नैब हो। नैब को तो हमेशा इस्तेमाल किया गया, सही भी जो मुकदमा है उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ऐसा नहीं कि तमाम मुकदमात जो नैब ने बनाए वो झूठे थे। बहुत से झूठे भी थे, लेकिन बहुत से मुकदमात सही भी थे। लेकिन हर मुकदमे को तकरीबन जहाँ सियासतदान कोई इन्वॉल्व था या सियासतदान का कोई अमल दखल था, इस्तेमाल किया गया सियासी जोड़ तोड़ के लिए। इस इदारे की जो तारीख़ है वो यही रही कि इसको रियासत ने, और रियासत में जो ताकत का सरचश्मा है हम जानते हैं वो अवाम नहीं है, वो जो कोई भी है, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया सियासी जोड़ तोड़ के लिए। और ये अमल आज भी चल रहा है। आज जिस पे नैब मेहरबान होगी उसका मुकदमा हल हो जाएगा, जिस पर मेहरबान नहीं होगी। अब अगर एहतसाब अदालत से बरी होना है मियाँ साहब ने, तो फिर इसका मतलब है नैब को अपना जो पुराना स्टांस था उस पर यकसर एक उलटबाजी करनी पड़ेगी, कलाबाजी मारनी पड़ेगी और टोटल रिवर्सल होगा। उसके बगैर वो फैसला वही रहेगा। नहीं, देखिए, दो तो मुकदमात जो हैं उनका तो फैसला नैब अदालत में हो चुका ना, एवनफील्ड का और जो अजीजिया स्टील प्लांट है वो तो हाई कोर्ट में अपील है। वहाँ पे अपील में अगर नैब खुद आके कि हाँ जी हमसे ये गलतियाँ हो गई, ये सुकुम रह गए और ये ट्रायल कोर्ट में जज साहब ने गलत फैसला किया, तो बहुत अच्छी बात है, वो हो जाएगा। जहाँ तक मामला है, अगर कोई मुकदमा अभी भी एहतसाब अदालत में है, ट्रायल कोर्ट में है, तो शाखाना के हवाले से या जो भी मामला है वहाँ पे ज़ाहिर है नैब हाथ हौला रख सकती है। हाई कोर्ट में भी हाथ हौला रख सकती है। उनके वकील साहब अगर आके एतराफ़ कर लें कि हमने बड़ी नाकिस तफ्तीश की थी और ये जो बहस थी इसकी बुनियाद पे सज़ा नहीं होनी चाहिए थी, तो ज़ाहिर है मावनत तो हो जाएगी। तो हर सतह पे अगर प्रोसिक्यूशन ये चाहे कि मावनत करनी है मुलजिम की या मुजरिम की, तो वो बिल्कुल मुमकिन हुआ करता है। और उसके बाद अदालत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सज़ा देना या सज़ा को बरकरार रखना। अच्छा, एक चीज़ आप अपने दूसरे केस के अंदर इमरान खान के वकील के तौर पे गए हुए थे, साइफर केस में। आपने खैर वो इंटरम रिलीफ मिली आपको, नहीं, उन्होंने कहा अभी हम कोई इसमें स्टे ऑर्डर नहीं करेंगे ट्रायल प्रोसीडिंग्स पे। फिर आपने एक जगह कहा कि मुलजिम से तो पूछा ही नहीं गया, ना मुलजिम ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर जेल ट्रायल किया जाए। लेकिन क्या ये गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव नहीं है कि अगर खान साहब को लाते हैं बाहर, खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो सारा इल्ज़ाम तो गवर्नमेंट पे पड़ेगा? क्या उनका खदशा जाहिर करना या ये कहना कि नहीं मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे ले जाएं, तो गवर्नमेंट बरीउल ज़िम्मा तो नहीं होगी? तो ये आर्गूमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है जब आप कहते हैं कि यार हम कह रहे हैं कि हमें खदशा कोई नहीं है, क्योंकि पहले आप लोग कहते थे कि हमें खदशा है और इस बेसिस पे वो नहीं भी जाते थे अदालतों में। मैं अर्ज करूं, तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि आप खुद कहते रहे हैं, देखिए और अगर कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार होंगे, तो हम नहीं करते, तो फिर इसमें झगड़ा क्यों है? मैं अर्ज करूँ, देखिए एक उसूल बहुत मुस्तहकम और बड़ा बुनियादी है हमारे कानूनी निज़ाम का और दुनिया जहाँ के कानूनी निज़ाम का, कि जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट में होनी चाहिए।
ये हर एक को पता होना चाहिए कि इस शख्स पे क्या इल्ज़ाम है, इसके खिलाफ क्या शहादत है, क्या गवाही है, जज का रवैया क्या था, गवाहान का रवैया क्या था। ये बात छुप के बंद कमरे में नहीं होनी चाहिए। ये एक बुनियादी उसूल है ट्रायल का। अब अगर इस उसूल से आपने हटना है तो आपके पास बहुत ठोस कोई बात होनी चाहिए। देखिए, पिछले अब 1 साल से 180 मुकदमात का सामना किया है इमरान खान साहब ने। वो मुकदमात, हमारी जो पहले शिकायत थी वो सिर्फ ये थी कि F8 कचहरी जो है वो मौजूद जगह नहीं है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुकदमात को होना चाहिए। ये कभी भी नहीं कहा गया कि मुकदमात को बंद कमरे में होना चाहिए। F8 कचहरी एक बाजार में कायम थी और वहाँ पर बहुत मुश्किल था सिक्योरिटी फराम करना। वहाँ होटल भी थे, दुकानें भी थी और बीच में अदालती कमरे थे। तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ मामला था और इस्तदा यही थी कि तमाम मुकदमात को यकजा कर दिया जाए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। आज भी यही इस्तदा है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स या एक मौजू जो अदालती एक इमारत है उसमें मुकदमे को चलना चाहिए, ताकि मीडिया भी वहाँ मौजूद हो। जो कोई शहरी आके देखना चाहे कि एक सियासी शख्सियत के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है, उसके खिलाफ क्या मुकदमा है, वो देख सके। अब हुकूमत का ये कहना कि अच्छा, इसमें एक और भी बात मैं अर्ज़ करता चलूँ। मेरे ही एक मुकदमे में इस्तदा करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि मुलजिम का अदालत में मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, सवाए आखिर में जो बयान देना होता है मुलजिम ने वहाँ। उसके अलावा तमाम जो मराइल हैं उनमें वीडियो लिंक के ज़रिए मुलजिम जो है वो देख सकता है अदालती कार्रवाई को। मुलजिम का अदालत में मौजूद होना दरअसल मुलजिम के लिए एक फ़ायदेमंद अमल समझा जाता है कि मुलजिम को पता हो कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। अगर मुलजिम ये कहता है कि मैं वीडियो लिंक के ज़रिए मुतमईन हूँ, मैं कार्रवाई देख सकता हूँ, मुझे देखने दी जाए, बाकी कार्रवाई आप खुली अदालत में करें जहाँ मीडिया भी हो, शहरी भी हो, हर एक को पता हो क्या हो रहा है, और जब मेरी ज़रूरत होगी आखिरी बयान देने के लिए तो उसके आपने ये कोर्ट से मांगी है फैसिलिटी है? जी, ये तो बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये ऑर्डर मिल चुका है पहले ही कि ये सिर्फ इमरान खान साहब के मुकदमात में नहीं, हर मुकदमे में मुलजिम जो है उसको वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया जा सकता है, उसका खुद जाती तौर पे मौजूद होना जरूरी नहीं है। लिहाजा अगर खुली अदालत में कल एक बहुत बड़ा फैसला हुआ, जी लास्ट क्वेश्चन, कल एक बहुत बड़ा फैसला हुआ जिसमें यह कहा गया कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होगा सिविलियंस ने, लेकिन उस फैसले में लिखा हुआ है कि 9th और 10th के भी जो लोग हैं वो ट्रायल उनका होगा क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन एस्टैब्लिश्ड अंडर द ऑर्डिनरी एंड और स्पेशल लॉ ऑफ द लैंड। तो इसमें स्पेशल लॉ कौन सा अप्लाई हो सकता है या स्पेशल कोर्ट्स कौन सी हो सकती है? या तो नॉर्मल कोर्ट्स हैं या ATC है, इसके अलावा भी कोई है कि दिस स्पेशल लॉ मींस ATC के अंदर चलेंगे? अब नहीं, देखिए, ये हमारी यही इस्तदा थी इस मुकदमे में। जो बहस मैंने की वो यही थी कि सिविलियंस का ट्रायल जो है हमारा आइन उसकी इजाज़त नहीं देता। ना भारत में ऐसा होता है, ना बांग्लादेश में ऐसे होते हैं, ना कहीं श्रीलंका में ऐसा होता है। अमेरिका और कनाडा और बरतानिया को तो छोड़ ही दें। तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि सिविलियन को आप किसी कर्नल साहब, मेजर साहब के सामने पेश करते हैं तो ये आइन की तौहीन है। अदालत ने अब ये कहा है कि नॉर्मल कोर्ट्स जो हैं, सिविलियन कोर्ट्स, इसमें देखिए हमारे आम जो सेशन अदालतें हैं उनको हम आम कोर्ट कहते हैं। इसके अलावा मखसूस कवानीन के तहत मखसूस अदालतें हैं, एंटी टेरर के कानून के तहत ATC कोर्ट्स हैं। इसी तरह ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत एक मखसूस अदालत कायम की जाती है। अगर किसी पे मुकदमा आपने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत चलाना है तो वो भी, वहाँ पे भी एक मैजिस्ट्रेट या एक एडिशनल सेशन जज बैठेंगे, लेकिन उसको मखसूस अदालत कहा जाएगा। तो फिर बेसिकली ये ATC में चलेंगे सबके मुकदमात, फिर बेसिकली ये है एंटी टेरर कोर्ट में चलेंगे? नहीं, इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का भी हो सकता है। उस सूरत में ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के सेक्शन 13 के तहत जो अदालत कायम होगी उस अदालत में चलेंगे। तो वो फिर इन कैमरा होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका बिल्कुल इन कैमरा होना कोई ज़रूरी नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत भी जज अगर चाहे किसी मौके पे कि इस कार्रवाई को मैं रखना चाहता हूं खुफिया तो वो कर सकता है, लेकिन उमूमी तौर पे जो कार्रवाई है वो खुली अदालत में होगी। लेकिन आज आप ये देखिए, पंजाब हुकूमत ने एक ऑर्डर कर दिया है कि 9 मई के हवाले से तमाम मुकदमात बंद जेल में चलेंगे। ये ऑर्डर जो है मेरी नज़र में इंतहाई ये भी गलत है, इसके खिलाफ भी कानूनी चाराजोई की जाएगी। चले, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया। मोहसिन साहब, आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि जी कुछ फैसले हुए हुए हैं, सब कुछ हुआ हुआ है, तो क्या फिर हम उसी ट्रैक में फैसला है कि इलेक्शन भी होंगे और
मियाँ साहब की कानूनी राज, जो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, क्या मुस्लिम लीग की बिल्कुल मर्जी की लेवल प्लेइंग फील्ड बन गई है? बिकॉज पीपल्स पार्टी वाला दुखी है ज़रा। मेरा ख्याल में उनको ये पीपल्स पार्टी का ये कहना कि प्लेइंग फील्ड नहीं है, 15 साल से तो गवर्नमेंट में है और सिंध में अब मेरे ख्याल में सिंध में है ना, वो तो ऊपर का हिस्सा मांग रहे हैं। नहीं, ऊपर का हिस्सा तो जी थोड़ा बहुत कोई वोट शोट डलेगा तो तभी होगा। मकसद यही है कि अगर आपने सारों ने उसी रास्ते पे चलना है और वहीं से मदद मांगनी है और वहीं से इलेक्ट होना है, जहाँ से आपको पता है होते हैं लोग या सिलेक्ट होते हैं, तो मकसद ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान में जिसको वो चाहें मिलती है। अच्छा, आपकी हर तरफ दोस्ती हैं, हम ये सुन रहे हैं कि कुछ ऐसा फॉर्मूला भी एक बन रहा है कि जिसमें अगर पीपल्स पार्टी बहुत शोर ना डाले, सुकून से बैठे और ज़रा सब्र करे, तो अगर कोalition गवर्नमेंट बनती है, मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, तो सदर का ओहदा हो सकता है और फॉरेन मिनिस्टर का ओहदा जी हो सकता है, ये पीपल्स पार्टी को मिल जाएगा। मालिक साहब कमो पेश मेरे ख्याल में जो फ्यूचर का मैप बन रहा है उसमें इनके साथ खासी तादाद इत्तेहादियों की होगी और वो चाहेंगे कि सम रीज़न और अदा ये लोग पार्टिसिपेट करें जो अपकमिंग गवर्नमेंट बनेगी। तो क्लियर कट किसी के पास इतनी मेजॉरिटी मेरे ख्याल में नहीं होगी कि वो खुद से किसी जगह भी गवर्नमेंट बना सके, तो मिल के ही उनको चलना पड़ेगा। हंस के क्यों कहते हैं आप ये बात? देखिए, जो मैप है मालिक साहब आपको भी पता है, उस पर बता दिया जाता है कि आप कहाँ खड़े हैं और आपने कहाँ तक जाना है। ये तो हमारी हिस्ट्री है और हमारा फ्यूचर भी ऐसा ही है। आपकी मेरी ज़िंदगी में मेरा नहीं ख्याल चेंज होगा। मतलब रोड मैप की बात हो रही है, मेरे पास रोड मैप की 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ खबरें हैं। पिछले दिनों एक एनालिसिस हुआ और ऐसा एनालिसिस हुआ कि वो इम्पॉर्टेंट बन गया है एनालिसिस, जिसने भी किया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस। उसके मुताबिक जो पिक्चर नज़र आ रही है उसमें ये एस्टिमेशंस नज़र आ रही हैं कि PMLN को 90 और 120 के दरमियान में सीटें मिल जाएं शायद, पीपल्स पार्टी को 50 से 65। मैं पुराना भी रिपीट आपकी मेमोरी के लिए, नाज़रीन की मेमोरी के लिए बताता जाता हूँ कि PMLN के पिछले इलेक्शन में 82 सीटें थीं और इस बारी 90 से 120 की बात हो रही है। पीपल्स पार्टी की 54 थी, 54, वो 50 से 65 की बात हो रही है। PTI की 149 थी, 149, उस पर बात हो रही है कि ये 20 से 30 हो सकती हैं। MQM की जिसकी 7 थी, 12 से 15, और इसमें वो 5 वो भी हैं, झगड़ा जिन पे पड़ गया पीपल्स पार्टी का, वो शामिल है। पाप के पास 5 थी, वो 10-11 की बात हम सुन रहे हैं। MMA जिसमें JUI बाकी सारे लोग थे, उसकी 15 सीट्स थी, वो 8 से 10 की बात हम सुन रहे हैं। PMLQ की 5 थी, 6 से 8। IPP नई पार्टी है, इसकी 6 से 7 की हम गरज सुन रहे हैं। कैसे 6 से 7 अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसे परवेज़ खटक साहब की भी सुन रहे हैं 5 से 6, मेरा इस पर भी कुछ सवालिया निशान है। GDA की 3 थी, उनकी 4 से 6 की बात सुन रहे हैं। अवामी के पास, अवामी नेशनल पार्टी के पास 1 थी, हम 3 से 5 सुन रहे हैं। PNP की 4 थी, वो शायद 2 रह जाएं। इसी तरह चलते रहते हैं। इंडिपेंडेंट्स 13 थे, वो 15 से 25 की हम चीज़ें सुन रहे हैं और बाकी 1-1, 2-2 वाले जो चीज़ें हैं, ये इस किस्म का पैटर्न नज़र आ रहा है। और ये भी शायद हो कि काफ़ी कुछ इतराज़ात हैं काफ़ी क्वार्टर्स के, शायद वो चेयरमैन सेनेट अल्टीमेटली हो जाए और SN इकबाल और अपने मुराद अली शाह साहब का नाम आ रहा है। लेकिन अगर मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे तो मेरा नहीं ख्याल वो पीपल्स पार्टी का वज़ीर ख़जाना चाहेंगे, सो शायद SN इकबाल माइट बी अ मोर वाइबल ऑप्शन और समथिंग। ये जब इस तरह की बातें इस्लामाबाद में शुरू हो जाए और बड़ी क्रेडिबल ज़राए से शुरू हो जाएँ, तो फिर हम ये भी देख रहे हैं जो कोर्ट्स जिस तरह हो रहा है, वो भी, हम कोर्ट्स को कुछ नहीं कह रहे भाई, हम नहीं होते कोई कहने वाले, चांस की बात है। अब नया भी ठंडा है तो क्या होगा। तो क्या आपको एक क्लियर पैटर्न अब नज़र आ रहा है वर्ज होता हुआ? मालिक, वैसे क्या मजाक है। हमने अपनी सियासत को, अपनी अदलिया को, रियासत ने अपने आप को, रियासती इदारों ने, हमने सब ने क्या मजाक बना लिया है। चेहरे बदलते हैं, वही सिस्टम चलता है।
अब आपने जो चेस बोर्ड इस वक्त सामने रखा है के मुताबिक जो मेरी इत्तलात है वो ये कि दुबई में चंद महीने पहले जो मियाँ साहब और आसिफ जरदारी साहब की मीटिंग थी वो 20 सीटों के मसले पर नाखुशगवार माहौल में ख़त्म हुई और उसके बाद से PMLN और पीपल्स पार्टी के रास्ते अलग अलग हो गए। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ था जैसे दिसंबर 2020 में हुआ था जब पीपल्स पार्टी PDM से निकल आई थी इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के मसले पे कि पहले इस्तीफ़ा दें या पहले लॉन्ग मार्च करें। लेकिन ये सारी चीज़ें आप ये देखें कि ये कितना स्मूथली इस वक्त PMLN के लिए हो रहा है, कल कितना स्मूथली PTI के लिए हो रहा था। वही कोई सवाल नैब से ये नहीं करता और नैब से ये सवाल तो अपनी जगह है। नैब शुड बी मेड अकाउंटेबल कि या तो वो कल सच बोल रहे थे या वो आज सच बोल रहे हैं, इसका फैसला कौन करेगा? ये भी तो हो सकता है मजहर, ये भी तो हो सकता है कल भी झूठ बोल रहे थे आज भी झूठ बोल रहे हो। नहीं तो फिर उनको अकाउंटेबल तो किसी ने करना है ना। या आपने बस ठीक है नैब ने आज बयान दे दिया कि जी हम इसको परसू नहीं करना चाहते, आपने कहा अच्छा आप घर चले जाएं, आप भी घर चले जाएं, तो वो जो पीरियड था उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब जावेद इकबाल साहब की वीडियो लीक हुई उसके बाद PTI के केस बंद होने शुरू हो गए, PMLN पीपल्स पार्टी के केस खुलने शुरू हो गए। आज इसका उलट हो रहा है। पूरे जुडिशल सिस्टम, पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को हमने एक मजाक बना लिया। अगर PMLN ये समझ रही है कि उनका मदावा हो रहा है तो ये बहुत गलती पर है। ये वही खेल, उसी खेल में जा रहे हैं जिस खेल से ये निकाले गए थे। यही पीपल्स पार्टी समझ रही है। PTI ने इससे सबक सीखा और ना सीखा वो हमें आग पता चलेगा, लेकिन आपका सिस्टम कोलैप्स हो गया है। जरदारी साहब की प्रेसिडेंसी की बात आपने सुनी है अभी तक कराची में? नहीं, कराची में तो बहुत कुछ हो रहा है। कराची में देखें, कराची में अभी क्लैरिटी नहीं है कि MQM का फाइनल फेट क्या होगा। MQM को वापस क्या उतनी सीटें मिलेंगी जितनी उनसे ली गई थी। MQM की जो ग्राउंड पे सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। 12 से 15 अच्छा खासा, वो जैसे कल उन्होंने वर्ड दिया मेरे प्रोग्राम में, खुरम दस्तगीर, उन्होंने कहा यार रीड्रेस हो रहा है, ये कोई डील नहीं है, जो ज्यादती हुई है रीड्रेस हो रहा है मियाँ साहब के साथ। तो अगर उनको भी 12 से 15 मिल जाए तो रीड्रेस हो नहीं जाएगा MQM को? देखिए, कराची में जो आप बात करें वो मुझे क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं इस वक्त नहीं बताना चाह रहा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे PMLN भी वहाँ इंटरेस्टेड है। यानी शहबाज शरीफ तो लड़ ही रहे हैं, काफ़ी इत्तलात हैं कि शहबाज शरीफ वहाँ से लड़ रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा शायद नहीं मर रही। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो है वो ये है कि JUI, PMLN, MQM, GDA ये इत्तेहाद जो है ये बनने जा रहा है। और JUI देखें, JUI सिंध में पीपल्स पार्टी के बाद दूसरी बड़ी जमात बन के उभर रही है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कराची में पीपल्स पार्टी टारगेट कर रही है कि हम 7 से 8 सीटें जीतें। इस वक्त उनके पास 5 हैं, लेकिन लियारी में उनकी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। हो सकता है जीत जाए, लेकिन लियारी अब उनके लिए वॉकओवर नहीं है लियारी। लेकिन कुछ सीटें ऐसी MQM में, जब MQM में सारा मसला इस वक्त ये कि हु विल लीड MQM। इस वक्त तो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, लेकिन MQM के अंदर भी इश्यूज़ हैं। अब जब इलेक्शन कैंपेन होगी, MQM ज़ाहिर अपने सतह पे मेहनत बहुत कर रही है, लेकिन उनके साथ जो 2018 में हुआ वो अगर नहीं होता तो आज MQM पाकिस्तान बहुत बेहतर पोजीशन में होती, क्योंकि वो 2016 के बाद 2018 में कम से कम 10-11 सीटें। होल्ड योर थॉट ऑन दैट। मैं भी इससे मज़र आपके पास वापस आता हूँ। मैं ज़रा वो एक मसला साइड पे कर लूँ। आपके ख्याल में अगर प्राइम मिनिस्टरशिप मियाँ साहब के पास है तो कोई एतराज़ होगा उनको सदारत जरदारी साहब के पास, कि इसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन होगी? मेरे ख्याल में नहीं होगी, और जरदारी साहब भी चाहेंगे कि वो पुरानी वाली सीट पे जाएं, विच इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस इन पाकिस्तान। गो कि हमने ओहदों की इतनी तौहीन कर दी हुई है, ऐसे लोग हमने ऐसे ओहदों पे बिठाए और वो रियासत के लिए एक बदनामी का बायस बने। आज भी वैसे ही है। खैर,
बिल्कुल हो सकता है जी। और ये मैं बताऊं, ये मज़हर ठीक कह रहे थे कि ये जो MQM को भी जो है साथ लेके चलेंगे नून लीग वाले, और वो चाहेंगे कि ऐसा एक इत्तेहाद बने जो कि गवर्नमेंट बनने इलेक्शन में बने और एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग से इलेक्शन में जाया जाए। और ये सारों के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक्सेप्ट जो। मुझे एक बात बताएं, आप बड़ा अच्छा जानते हैं सिविल मिलिट्री इक्वेशन को, बड़े करीब से आपने देखा, आपने काफ़ी एक दो जगह आप इन्वॉल्व भी रहे हैं चीज़ों के अंदर। मुझे ये बताएं कि एक बात होती थी इकनॉमिक चार्टर की, और समझ नहीं आती थी कि इकनॉमिक चार्टर कैसे होगा, हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है। अब हम ये सुन रहे हैं कि इकनॉमिक चार्टर इन अ वे हो गया हुआ है, और इस सब का इत्तेफाक है कि अब जो इकनॉमिक पॉलिसी बनेगी और इम्प्लीमेंट होगी ये वो स्पेशल इनिशिएटिव फैसिलिटेशन काउंसिल के थ्रू होगी, SIFC के थ्रू होगी। और इसलिए जो भी कोalition गवर्नमेंट भी अगर हो तो बड़े फैसले, इकनॉमिक के सख्त फैसले बड़े हो, सब कुछ SIFC के थ्रू होंगे। SIFC के अंदर इंस्टीट्यूशनल की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन में भी, ओवरसीइंग में भी सब कुछ है। अब अगर मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर होते हैं और SIFC मेन इकनॉमिक इंजन होता है जिसमें वो वाली उस तरह फ्रीडम नहीं होता जिस तरह पहले था, कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है? मेरे ख्याल में मालिक साहब यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही लोग खफा होते हैं फिर रास्ते भी जुदा होते हैं। मकसद ये है कि ये मुल्क इस चीज़ का मुतमिल नहीं है, चीज़ें इसी तरह ही चलनी हैं, यहाँ कोई इनकलाब, कोई चीज़ चेंज नहीं होनी। सबसे बड़ी बात है ये जो 25-26 करोड़ लोग हैं, इनकी मुआशी सूरत हाल को आपने देखना है। और दूसरा ये कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये शोर शराबे, दंगे फसाद जो भी आप कह लें। और क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो फेस पे चीज़ों को लेते हैं कि जी स्टेबिलिटी नहीं है, इन्वेस्टर नहीं आता। आपने बना दी है, बहुत अच्छी कमेटी है, कोई शक नहीं, इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट आएगी, कोई फॉरेन इन्वेस्टर आएगा तो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर होगी। तो उन चीज़ों को देखते हुए कि अगर आप नेक्स्ट गवर्नमेंट मिल के बनाते हैं और एक कलेक्टिव फैसले करते हैं तो हो सकता है कि आपके 2-4 साल में मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो। और अगर तो आपने नहीं करना, जो भी हैं स्टेक होल्डर्स, और हर शख्स चाहे कि जी मैं अपनी मर्ज़ी करूँगा और मैं अपनी मर्ज़ी की कोई माशियत या रोड मैप बनाऊँगा या उसकी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, मैं समझता हूँ कि अब इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट चांस है। मैंने लास्ट बार भी कहा था, इसके बाद मुल्क के पास चांस नहीं है। तो आपके ख्याल में SIFC यही इकोनॉमिक चार्टर है? देखिए जी, इसमें सारे लोग शामिल हुए हैं, कंपोनेंट अजीब सा है। देखिए सिविल और जो मिलिट्री लोग हैं, ये लोग कहते हैं एक पेज पे, मैं कहता हूँ कभी एक पेज पे नहीं आ सकते। 2 डिफरेंट थिंकिंग्स, उनकी सोच बिल्कुल थॉट डिफरेंट है। उनको अगर एक पेज पे ला के अगर आप कोई कलेक्टिव ऐसा फैसला ले आते हैं जिससे मुल्क की बेहतरी हो रही है तो किसी को भी इतराज़ नहीं। जी वेलकम बैक टू द शो। हमारा शायद मज़हर साहब से हो गया। चलें, इन द मीन टाइम ये सवाल आपकी तरफ टॉस कर देता हूँ। मज़हर भी आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता नज़र आता है बिकॉज ये बड़े टची पॉइंट्स है, सारे उन्होंने छेड़े उनका, और फिर उन्होंने शेर भी पढ़ा गालिब साहब का, और उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा गालिब का कि अगर आप हमें दुखी किया, इतने अश्क बहेंगे कि सब कुछ उलट जाएगा, यानी कि हुण मना मेरे नाल करना कोई हाथ। बेसिकली देखें, जो एज मियाँ साहब की है, मालिक साहब आपको पता है इस एज में बंदा चेंज नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। ये थोड़ी है बुढ़ापे में आप चेंज हो जाएं, सारी ज़िंदगी जो भी आपने किया हो। मैं उन लोगों को अच्छा भी नहीं समझता। आपकी पर्सनालिटी है, बस उस पर रहें। रहेगी बात के इख्तलाफ हो सकते हैं या नहीं, मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब इज़ ओल्ड इनफ, एक्सपीरियंस भी काफ़ी है। अगर कोई हो भी, मेरी तो ख्वाहिश होगी कि 3 दफ़ा भी तो पहले रहे हैं ना। रहे हैं, वो मैं कहने लगा था कि देखें, वो अगर आपने अपने जज्बात को या ईगो को या अपनी ख्वाहिशात को आगे लाना है और मुल्क और 25 करोड़ लोगों को पीछे छोड़ देना है, आपके ख्याल में कोई नहीं होगा? कोई मेरी ख्वाहिश भी है और मेरी दुआ भी है कि ना हो, क्योंकि उससे मुल्क का नुकसान होता है। पूछी ना, दुआ पूछी, मैंने आपका अंदाज़ा पूछा।
वो तो घंटे में लड़ाई हो सकती है। मतलब कोई सवाल जो मैं ब्रेक से पहले करके गया था, जो मियाँ साहब ने सारी बातें की, बड़ी सख्त बातें, बड़े धीमे अंदाज में, वो वैसे भी सॉफ्ट तरीके से बात करते हैं, बड़े धीमे अंदाज में बातें की, लेकिन उन्होंने सारे सेंसिटिव इश्यूज फ्लैग किए। आपको ये इक्वेशन जो मर्जी हालात में आए हों चलती नजर आती है? नहीं मालिक, देखिए, इस्तेकाम पाकिस्तान जैसी पार्टियां बनाने से इस्तेकाम आते नहीं है। इस्तेकाम आता है एक प्रोसेस से। एक प्रोसेस को आप चलने दें। हम कब से ये जमातें बनाना, जमातें तोड़ना, ग्रुप बनाना, ग्रुप तोड़ना, हुकूमतें बनाना, हुकूमतें तोड़ना, हम इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। ऐसे में आप कैसे सियासी इस्तेकाम लाएंगे? आज जो कुछ हो रहा है, कल जो कुछ हो रहा था, ये जो फैक्ट्रियां हमने बना रखी हैं हमारी, मेरा ख्याल है सोचना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को सोचना चाहिए, इससे कैसे आप पॉलिटिकल। लेकिन मजहर मुझे एक बात बताएं, जब हम एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं यार आप हमें सारे आके लेक्चर देखे हैं जमहूरियत पे, आप हमें एक पॉलिटिकल पार्टी बता दें जिसमें जमहूरियत हो, सिवाय जमात इस्लामी के आप सारी पार्टीज देखें। पीपल्स पार्टी भी खानदान की पार्टी, PMLN खानदान की पार्टी, ANP जो प्रोग्रेसिव जमात होती थी वो भी खानदान की पार्टी, JUI खानदान की पार्टी, जो सारी अपनी बड़ी जमातें हैं, या वालिद या दादा फिर बेटा बेटी, तो फिर इन पार्टियों के अंदर अपनी जमहूरियत नहीं है, तो फिर ये कैसे कराएगी? नहीं मालिक, ये उनके पूछने का सवाल नहीं है। ये सवाल वो क्यों पूछते हैं? ये सवाल मेरे पूछने का है। ये तनकीद मैं करता हूं और इन पार्टियों पे तनकीद होनी चाहिए, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप हर चंद साल बाद आइन को तोड़कर आ जाएं, या आइन के तहत जो भी चीजें करना चाहे वो कर लें, आइन में जो तरमीम करना चाहे कर लें, किसी को उठा के फेंक दें, किसी की पार्टी को तोड़ दें, किसी की पार्टी को बना दें? ये क्या इसका जवाब ये है? इसका जवाब ये है कि जब 2008 से 2013 तक एक पार्टी की हुकूमत रही तो वो पार्टी एक प्रोसेस में आउट हो गई। पंजाब में उसका वोट बैंक खत्म हो गया, एक दूसरी जमात आई, उसके 5 साल हुए। आपको चलता नजर आता है? आपको किसी किस्म का हाइब्रिड निज़ाम, शहबाज शरीफ साहब की अपनी पर्सनैलिटी थी, उसमें हमें कोई खतरा नहीं था कि हाइब्रिड निज़ाम में कोई प्रॉब्लम होगी। हाइब्रिड तो भी है। क्या आपको नवाज शरीफ साहब के तहत आपको निज़ाम चलता नजर आता है कि अगले 5 साल अगर वो बन भी जाए वज़ीर आज़म, कि फिर भी आपको कॉन्फ्लिक्ट लगेगा? मालिक, हाइब्रिड निज़ाम मजबूत हो रहा है। अब तो हाइब्रिड जर्नलिस्ट हो गए हैं, अब तो हाइब्रिड मीडिया हो गया है। तो हम उस सिस्टम से बाहर नहीं निकल पा रहे, हम उस सिस्टम के असीर होते जा रहे हैं। वो सिस्टम मजबूत हो रहा है। आज ये है, कल 6 महीने बाद, 1.5 साल बाद इनको उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। फिर कल वो नारा लगाएंगे मुझे क्यों निकाला, फिर किसी और को लाया जाएगा, वो कहेगा मैं बड़ी तब्दीली लेकर आ रहा हूं। फिर उसे, इसलिए कि हम सिस्टम को चलने नहीं दे रहे, हम डेमोक्रेसी को चलने नहीं दे रहे। हम समझते हैं कि मज़र ये आपने लेकिन एक मुझे एक बात बताएं, हमने देखा कि जब मियाँ साहब इतनी पोजीशन में भी नहीं थे पावर की, तब भी उनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। अब वो जिस पोजीशन में है, मेरे तो ख्याल में इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि पहले एस्टैब्लिशमेंट की मदद से इमरान की गवर्नमेंट गिर गई, फिर अब वो बाहर भी हैं, तो अब तो मियाँ साहब मजबूरी बन गए एस्टैब्लिशमेंट की। तो क्या मियाँ साहब ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं आएंगे? आपको कहाँ नजर आ रहा है ये स्ट्रांगली आना? बज़ाहिर लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लिए रास्ते हमवार किए जा रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, क्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स सिर्फ पंजाब तक तो कन्फाइंड नहीं है? सिंध में क्या सोचा जा रहा है, बलूचिस्तान क्या सोच रहा है, खैबर पख्तूनख्वा क्या सोच रहा है? आपने उसकी तरफ देखा है कभी गौर करके कि आप सिर्फ पंजाब में तब्दीली ला के मुस्लिम लीग नून को दोबारा ला के, मुस्लिम लीग नून का उसका राइट है, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड 2018 में नहीं दी गई थी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन क्या आज PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? नहीं मिल रही। एक कॉर्नर मीटिंग की तो 80-100 लोग उठा लिया। मज़र होल्ड योर थॉट। मौसम ये बताएं, जब मैं लीगी लीडरान से बात करता हूँ, ऑब्वियसली ऑफ द रिकॉर्ड वैसे बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं जी अब हम मजबूरी हैं, हमारे बगैर नहीं नया सिस्टम चल सकता, और ये है अब हमारी मर्जी चलेगी। अब अगर इतनी जल्दी अभी पावर आई नहीं है, और अगर ये आपका असेसमेंट है, तो मैं इसलिए पूछता हूँ कि इसके बाद भी चल पाएगा?
देखें, ये तो सोच गलत है कि हम ही हैं और हम मजबूरी बन गए। पंजाब में तो वो है ना, नहीं, अगर आपने वो आपकी को फारिग करना है तो नहीं, वही होगा। आपकी बात ठीक है, लेकिन आप देखें कि ये सोच लेके आप इक़्तिदार में मत आएँ। आपको इक़्तिदार में इस मुल्क की बेहतरी के लिए आना है। देखें, जो भी सिस्टम हमारे यहाँ रहे हैं, जिस तरीके से लोग आए, जिस तरीके से पार्टीज़ बनाई गई, उनको जितवाया गया, पावर में लाया गया, ये सबके सामने है। इसके ऊपर बहस नहीं हो सकती। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मैं टेलीविजन पे बहस करूं। सबको पता है अब भी यही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। मकसद ये है कि आपने इस निज़ाम को, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को थोड़ा सा चलने दें, सिस्टम खुद बेहतर होना शुरू हो जाता है। अगर आपने इनको चलने ही नहीं देना, नहीं, अगर आपने पुरानी प्लेबुक से ही करना है तो फिर कैसे? देखिए, प्लेबुक से भी हो सकता है। अगर फर्ज करें आप इनको बिठाते हैं और ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, अपनी मईशत को बेहतर करते हैं, अपना प्रोग्राम कोई ऐसा लेके आते हैं, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, पहले भी था। ये नवाज शरीफ साहब पहले भी रहे हैं ना, तो कुछ बेहतरी थोड़ी बहुत आ रही थी। अब हमने सर, आज जो हमारे हालात हैं, आज हमारे हालात 3.5 साल की गवर्नमेंट के ऐसे नहीं है, पिछले 15 साल मालिक साहब अगले 2 साल के हालात का आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कि इधर फसाद पड़ गया और इलेक्शन ना हुआ, अगर इलेक्शन नहीं होता फसाद पड़ता, तो ये 2 साल के हालात आप सोच नहीं सकेंगे। मज़र मुझे बताएं, ना पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड स्टेलर है परफॉर्मेंस वाइज, ना नवाज शरीफ साहब का स्टेलर है। जो मर्जी डेटा की बहस कर लें, कर्जे देख लें, जिस तरह बढ़े, जिस तरह हुआ, स्ट्रक्चरल पॉलिसी नुकसानात की वजह से पाकिस्तान आज वहाँ खड़ा हुआ है। अगर इमरान खान ने कोई चीज़ अच्छी नहीं की तो उन्होंने कोई, मेरा ख्याल बाकियों से ज़्यादा बुरी की है या नहीं की, आई डोंट नो, लेकिन एक ही रविश पे में सारे नज़र आए हैं। तो अगर पुरानी प्लेबुक ही चली तो फिर आगे कैसे चीज़ें बदलेंगी? देखिए मालिक, सीधी सी बात यह है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर करें। लेट ऑल द पार्टीज पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। हर एक की डिस्क्रिप्शन अपनी है फ्री एंड फेयर की। जो जीतता है उसको 5 साल हुकूमत करने दें और देखें कि उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है। PMLN की, जिस तरह PMLN को मैं पहले कह रहा हूँ ना कि ये सिलसिला कोई आज का शुरू किया हुआ नहीं है, लेकिन आपने कैसे आगे बढ़ना है। अगर आपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ही रखना है, जो कि होना चाहिए, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तकाज़ों को पूरा करें ना। ये पीछे बैठ के चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश ना करें, उनको चलने दें, कराएं। ये मौका है, आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें। लेवल प्लेइंग फील्ड के माने क्या होते हैं? चले लेवल प्लेइंग फील्ड, अभी रन आउट ऑफ टाइम नाज़रीन, बात लेवल प्लेइंग फील्ड के, लेकिन हर एक की डेफिनेशन अपनी है। आज मुस्लिम लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र आ रही है, उनकी चीज़ें सारी ठीक हो रही हैं। आज से कुछ माह पहले तक PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र आती थी जब मुस्लिम लीग को रगड़े पड़ रहे थे। इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी की बिल्कुल डेफिनेशन अपनी है। उनका ख्याल है हमारे साथ हाथ हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा तो आगे पता लगेगा। लेकिन एक चीज़ है जिसका गिवन, जिसका कोई बहस नहीं है, कि जो भी बड़े लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं या वर्दी वाले हैं या जो भी हैं, खुदा का वास्ता है अपनी ज़ात से आगे का सोचें। अगर मुल्क का सोचें तो कहीं ना कहीं द ट्वेन्स में मीट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।